नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका है हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और यह चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि पुरी समेत भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा देश के कई हिस्सों से निकल रही है, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में ये पहली बार दीघा में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही है। तो इसको लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हैं, और सिर्फ टीएमसी और बीजेपी नहीं बल्कि ओडिशा सरकार ने भी आपत्ति दर्ज कराई है कि जो जगन्नाथ रथ यात्रा है वो तो पुरी की होती है, आप इस तरह से नाम नहीं रख सकते। तो इसको लेकर क्या राजनीति खास तौर पर पश्चिम बंगाल में हो रही है, उस पर बात करेंगे। और इसके बाद आज की खास चर्चा खास मेहमानों के साथ होगी, और वो होगी कि उत्तर प्रदेश में विकास के बीच जाति की सियासत। कहीं छोटी सी घटना घटी या कोई घटना कहीं पर भी किसी वजह से घटी, उसके बाद उसको जाति का रंग दिया जा रहा है, बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत, यह सोचकर कि 2027 में इसको मुद्दा बनाएंगे। जबकि आप देखें जिनके साथ अपराध हुआ और जिन्होंने अपराध किया उनकी कुछ भी जाति हो सकती है, लेकिन अपराध करने वाले सिर्फ अपराधी होते हैं, उनकी जाति देखकर अपराध को तय नहीं किया जाता। लेकिन उत्तर प्रदेश में यह चीज खुल्लम खुल्ला हो रही है, और राजनीतिक दल किसी घटना को जाति का मुद्दा बना रहे हैं सियासी फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए। इस पर खास चर्चा खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात एक और तरह की राजनीति की, और वो दक्षिणी भारत राज्य केरल से, जहां पर पिनराई विजयन की सरकार को भारत माता की तस्वीरों से और मूर्ति से इतनी आपत्ति है कि पहले उनके मंत्री ने राजभवन में भारत माता की तस्वीर होने पर, मूर्ति होने पर आपत्ति दर्ज कराई, और अब तो पिनराई विजयन सरकार ने भारत माता की मूर्ति के खिलाफ एक स्टैंड ले लिया। इस पर बात करेंगे और इस पर सवाल जवाब भी करेंगे, तमाम सवाल जवाब होंगे। लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। पश्चिम बंगाल एक बार फिर से हुआ शर्मसार। कोलकाता के लॉ कॉलेज में सामूहिक दुष्कर्म मामले में पूर्व छात्र संघ नेता समेत 3 गिरफ्तार। सभी आरोपी 4 दिन के पुलिस हिरासत में। भाजपा का टीएमसी सरकार पर हमला, ममता बनर्जी के शासन को बताया महिलाओं के लिए त्रासदी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एससीओ में कड़े रुख का किया समर्थन। कहा आतंकवाद के जिक्र के बिना संयुक्त बयान स्वीकार नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन में की कई देशों के समकक्षों से मुलाकात। रूस के रक्षा मंत्री से S-400 सिस्टम समेत महत्वपूर्ण सैन्य हार्डवेयर की खरीद पर भी हुई चर्चा। अपने चीनी समकक्ष के साथ सीमा विवाद के स्थायी समाधान पर की चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एमएसएमई के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को सराहा। ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने पर दिया जोर। कहा एमएसएमई में ग्रीन ऊर्जा की खपत को बढ़ाने के लिए भारत लगातार कर रहा है प्रयास। भारत माता की तस्वीर पर केरल में राजनीति। राजभवन के कार्यक्रम में भारत माता की तस्वीर पर केरल सरकार का लगातार विरोध। सीएम विजयन ने राजभवन में सिर्फ राष्ट्रीय प्रतीकों के फोटो लगाने को दी अनुमति। और ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने अपने रथों पर हुए विराजित। उमड़ा भक्तों का भारी सैलाब। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से, और आज सबसे पहले बात करेंगे भव्य और दिव्य जगन्नाथ रथ यात्रा की, जो पुरी समेत कई हिस्सों में निकल रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसको लेकर बड़ा विवाद हो गया है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य और दिव्य रथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने अपने रथों पर सुशोभित हैं, विराजित हैं, और रथ यात्रा में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। भक्त ही इस रथ को खींचते हैं, और इस विशेष अवसर पर
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। देश विदेश से लाखों तीर्थयात्री उमड़े। भक्ति, ज्ञान, मानवता और अहंकार मुक्त सामाजिक जीवन की यह झांकी है जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है। ओडिशा के पुरी के अलावा देश भर में कई जगहों पर, कई हिस्सों में यह रथ यात्रा निकाली जाती है। पश्चिम बंगाल में भी इस बार दीघा में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन यह पहली बार हो रहा है। दीघा रथ यात्रा को लेकर अब टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में जगन्नाथ मंदिर बनाकर आज प्रसाद वितरण का ऐलान किया, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि वो पश्चिम बंगाल के लोगों को पूरी जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद देगी। बीजेपी ने कहा हिंदुओं को हाशिए पर धकेल रही हैं ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी दीघा जगन्नाथ रथ यात्रा का प्रसाद देकर कर रही हैं राजनीति। आपत्ति क्या है? आपत्ति सिर्फ बीजेपी को ही नहीं, ओडिशा सरकार को भी है। ओडिशा सरकार ने भी दीघा मंदिर का नाम जगन्नाथ धाम रखे जाने पर अपनी आपत्ति दर्ज की है, और बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी अभी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हिंदुओं के नाम पर यह राजनीति कर रही हैं, लेकिन आगे चलकर वहीं पर मस्जिद बनवा देंगी दीघा में। लेकिन इन सब के बीच जो राजनीतिक विवाद है वो अपनी जगह। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर लोगों में, श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट तो बहुत है, बिकॉज जगन्नाथ जी आ रहे हैं, पूरा दुनिया का मालिक आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट ज्यादा ही होगा। ये जो सेवा करके जगन्नाथ जी के सामने बड़े दांड में बड़े ये में आनंद लेते हैं, जो इसका अनुभव कुछ अलग है। I am feeling blessed that I am here, and I am feeling very overwhelmed that I'll be seeing Jagannath ji in person. So I'm really happy. ये साल में एक बार होता है जहाँ पे इसकी कहते हैं कि जगन्नाथ जी सभी भक्तों को, सभी कास्ट को, सभी इसमें यहाँ पे जात पात नहीं देखते और सभी लोग को दर्शन यहाँ पे देते हैं। Now I miss so much India all the time, that in every festival like today, Lord Jagannath is coming out because we foreigners cannot go inside the temple. I do all my endeavors to come and take darshan of Lord Jagannath. तो ये आपने श्रद्धालुओं के उत्साह देखे, उनकी बात सुनी, लेकिन इस बार एक विवाद भी है, और ये विवाद है पश्चिम बंगाल में, जहां पर दीघा में पहली बार जगन्नाथ धाम से मंदिर बना दिया गया है और मंदिर बनाकर रथ यात्रा भी निकाली जा रही है। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि रथ यात्रा में हम सभी मौजूद रहेंगे और समय पर सब कुछ होगा। जगन्नाथ धाम बहुत बड़ा अभी बहुत बड़ा तीर्थ स्थान हो गया है। कल तो हमारा सोजा रथ है, इसके लिए वो रथ यात्रा में सिस्टम है कि जगन्नाथ देव, बलराम, सुभद्रा वो जाते हैं, मासिर का घर जाता है, तो इधर से जाएंगे। सुबह से कार्यक्रम शुरू होगा जो पुरोहित लोगों ने करेंगे, और रथ यात्रा जो है सकाल 9 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। लेकिन 1 किलोमीटर, पौने 1 किलोमीटर का रास्ता है, इसी के लिए हम लोग पूरा सब मिलके, हमारा पूरा मिनिस्ट्रियल एक टीम आया, हमारा ऑफिसर्स का पूरा टीम आया, पुलिस का टीम आया, जो इस्कॉन माशीरबाड़ी जो हमारा जो टीम है वो भी सब आया। वो लोग सब तैयार कर लेंगे और हम 4 बजे तक यात्रा समापन करेंगे। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि पश्चिम बंगाल में विवाद है इस रथ यात्रा पर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अपने धर्म को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं ममता बनर्जी। हर हिंदू त्योहार में, हिंदू पूजा में रुकावट डालने का काम ममता की पुलिस कर रहा है। 629 इयर्स ओल्ड रथ यात्रा का जो मेला, वो परमिशन नहीं मिला है मालदा का जालालपुर। रथ का मिছিল रोका है, बोलो नहीं करेगा, लेकिन हम लोग सुनने वाला नहीं है। रथ यात्रा का जुलूस निकलेगा, जहां पुलिस रुकेगा वहां ही प्रभु जगन्नाथ देव का नाम संकीर्तन होगा। वो प्रसाद नहीं है, मिठाई है, वो हलाल खावा रहा है, मुसलमान लोग बना रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये नहीं हो सकता।
आपने धर्म को ममता बनर्जी तोड़ने का कोशिश कर रहा है। वी आर नॉट अलाउइंग दिस। तो जैसा कि आपने सुना, पश्चिम बंगाल में इस रथ यात्रा को लेकर एक विवाद, और ये सिर्फ टीएमसी और बीजेपी का नहीं बल्कि ओडिशा सरकार ने भी आपत्ति दर्ज करवाई है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रसेनजीत बख्शी, हमारे संवाददाता कोलकाता से, और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। मैं पहले प्रसेनजीत दा के पास चलता हूँ। प्रसेनजीत दा, जरा पहले हमारे दर्शकों को इस बारे में बताइए कि दीघा में मंदिर बनाया जाता है, मंदिर का नाम जगन्नाथ धाम रखा जाता है, जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही है, और इसे क्या कहें, सुखद आश्चर्य बोलूं क्या बोलूं कि ममता बनर्जी खुद उसमें शामिल हो रही हैं, प्रसाद भी घर घर पहुंचा रही हैं। दादा, क्या है ये मंदिर बनने की कहानी और क्या है इस पूरी सारी चीजों के पीछे, जरा उसको हमारे दर्शकों तक रखिए पहले। देखिए लालचाँद, विनोद, सबको और हमारे सारे दर्शकों को जय जगन्नाथ। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। मैं तो ये सवाल का जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला। देखिए लालचाँद, बंगाल मातृशक्ति का जगह है। मैं भगवान जगन्नाथ की कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात को समझना जरूरी है। ममता क्यों इस तरह की जो उनकी रवैया है ये क्यों कर रही है? अगर यहाँ पे किसी काली माँ का मंदिर बनाया जाता तो हमको समझ में आता, दुर्गा माँ का मंदिर बनाया जाता तो हमको समझ में आता, माँ मनसा का मंदिर बनाया जाता तो हमको समझ में आता। लेकिन ये जगन्नाथ पुरी का मंदिर का रेप्लिका एक सांस्कृतिक ट्रस्ट के नाम पर बनाकर सरकारी खर्चे से हिंदुओं का जो हजारों सालों की इतिहास है, इसको इस तरह से तोड़ मरोड़ कर यहाँ पे सिर्फ राजनीति है या यहाँ पे और कुछ भी है? जगन्नाथ धाम हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म में 4 धाम है, 12 ज्योतिर्लिंग है और 52 पीठ है। आप एक जगह पे डुप्लीकेट ज्योतिर्लिंग बना नहीं सकते, एक जगह पे आप डुप्लीकेट वेटिकन बना नहीं सकते। आप एक डुप्लीकेट धाम क्यों बना लिया? इतने सारे देव देवियां होते हुए भी आप एक डुप्लीकेट धाम क्यों बनाया? क्यों आप जबरदस्ती कर रही हैं कि वहीं पे इसको जगन्नाथ धाम ही कहना चाहिए? क्यों आप सरकारी एक जगन्नाथ पुरी मंदिर की तरह देखते हुए एक इमारत बना के उसको मंदिर की दर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों हम सरकारी खर्चा नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वहां पे एक कल्चरल ट्रस्ट बना के उसके जरिए आपने खर्चा किया है? क्यों अपने सरकारी सारे सिस्टम को इस्तेमाल करके लोगों की घर में प्रसाद के नाम पर लोकल मिठाई की दुकान से मिठाई भेज रहे? लालचाँद, ये सारे मैं बीजेपी तृणमूल के बीच नहीं जाना चाहता हूं। मैं बंगाल के लोगों के पास मेरा ये सवाल है कि इस सवाल का जवाब ये क्यों इतने सारे क्यों का जवाब मुझे अभी भी नहीं मिला। बिल्कुल। और जब 3-4% हिंदुओं की वोट के लिए, मुझे तो लगता नहीं है इसके पीछे और कोई कारण है। जब दादा आपके पास ये जवाब नहीं है तो देश की जनता के मन में तो और कितने सवाल और बंगाल की जनता के मन में होंगे, मैं वो समझ सकते हैं। मैं लौटता हूं आपके पास विनोद जी। एक तरफ श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, जैसा कि हम जानते हैं कि ये कितने धार्मिक महत्व की ये यात्रा है, और इसीलिए अभी जिस बात का जिक्र प्रसेनजीत दा कर रहे थे, केदारनाथ धाम का रेप्लिका बनाने का विवाद एक बार हुआ था जब दिल्ली में उसका रेप्लिका बनाया जा रहा था, तो बाद में ये क्लियर हो गया कि नहीं, वो रेप्लिका नहीं होगा, उस मॉडल पर मंदिर जरूर बनेगा और उसका नाम केदारनाथ धाम नहीं रखा जाएगा। लेकिन प्रसेनजीत दा क्या बता रहे हैं कि ममता बनर्जी और टीएमसी वहां पर अड़ गई कि जगन्नाथ धाम ही रखेंगे। तो ये सिर्फ टीएमसी और बीजेपी का मामला नहीं, बल्कि ये लगता है कि इसको कहीं ना कहीं, क्योंकि ओडिशा में बीजेपी की सरकार है, तो उनके साथ टकराहट और कुल मिलाकर के एक हिंदुओं में भी कंफ्यूजन बनाने की कोशिश है क्या? लाल जी, सियासत अपनी जगह। आइए लौट चलते हैं उड़ीसा के पुरी के उस जगन्नाथ धाम के और उस जगन्नाथ जी के यात्रा पे। बिल्कुल। और ये यात्रा भक्तिमय वातावरण में सराबोर कर रहा है, पूरी दुनिया को अचंभित करने वाली ये यात्रा है। हर साल ये यात्रा निकलती है, लाखों श्रद्धालु इसमें जुटते हैं, देश दुनिया के
आप इस भीड़ में आप ये संगम देख सकते हैं, मानव सभ्यता के एक संगम के रूप में महासंगम देख सकते हैं कि इसमें आप पहचान नहीं सकते हैं कि कौन किस जाति का है, धर्म का है, मजहब का है, आस्था का है, कोई किसी को पहचान नहीं सकता। आस्था के इस विराट स्वरूप को जब दुनिया देखती है तो जगन्नाथ की यात्रा की इसको एक ललक सी होती है कि इस यात्रा में वो भी शामिल हो। हम आप इस यात्रा में शामिल नहीं है, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि वो लाखों लोग जो कहां कहां से आए हैं, देश से आए हैं, विदेश से आए हैं, और एक मौका अपने को रस्सी खींचने के लिए वहां बेचैन होते हैं कि हम भी इस यात्रा में, रथ यात्रा में शामिल हो। ये ललक, ये आस्था भारत की पहचान है। ये आस्था भारत की सनातन संस्कृति को एक गौरव प्रदान करता है। तो आप इस चीज को देखिए, सियासत ममता बनर्जी क्या कर रही है मुझे नहीं लेना देना। देश में आज की तारीख में आप ये देखिए कि देश के अलग अलग जगह पे, आप गुजरात में देखिए, दिल्ली में देखिए, अभी कर्नाटक में देखिए, हर जगह ये यात्रा निकल रही है। हर जगह इस यात्रा को एक भगवान जगन्नाथ के इस यात्रा को एक विराट स्वरूप के रूप में लोग उसको देखते हैं और अपने अपने जगह पे मनाते हैं, अपने अपने राज्यों में मनाते हैं। ये सैकड़ों सालों की परंपरा है। आप उसको एक डुप्लीकेट करने की कोशिश करते हैं जगन्नाथ धाम मंदिर की बात, वो सियासत लोग वहां जवाब देंगे, क्योंकि वहां लोग जगन्नाथ, अगर आप कहते हैं जगन्नाथ धाम कहते हैं तो आपके मन में सिर्फ पूरी की ही आस्था होती है। आप अगर केदारनाथ कहते हैं तो बाबा केदारनाथ धाम ही आपके मन में आस्था जगती है। ये किसी के डुप्लीकेट करने से बात नहीं बनती है। रही बात ये देखिए कि इस यात्रा का महत्व देखिए और इस विराट स्वरूप और इसके आयोजन को देखिए। ये कोई सरकार तो इसमें एक फैसिलिटेटर की भूमिका में हो, ये जो लोगों का, समाज का, अभी एक सभ्यता का, ये अपने परंपरा और अपनी संस्कृति के लिए किस तरह का एक मेला और किस तरह की यात्रा का आयोजन का एक विराट स्वरूप आपको जब पुरी में दिखता है तब आपको लगता है कि ये भारत है। तब आपको लगता है कि इस रथ यात्रा में देखिए कि भगवान श्री कृष्ण का एक ये फैमिली मामला है कि भगवान कृष्ण अपने मौसी के यहाँ अपने भाई और बहन के साथ जाते हैं और उस जाते के क्रम में वो यात्रा है, 12 दिन की यात्रा है, फिर वो अपने मंदिर में वापस लौटते हैं। और इस 12 दिन का जो उत्सव है पूरे जगन्नाथ उड़ीसा में, इस 12 दिन का जो उत्सव है पुरी में, मुझे लगता है कि देश का हर एक आदमी उसका एक झलक लेना चाहता है। वो इसलिए कि भारत की जो परंपरा है, भारत का जो ये गौरव गान है, भारत की जो ये ख्याति है, वो जगन्नाथ जी से है, वो जगन्नाथ यात्रा से है, वो हमारी परंपरा और संस्कृति से है। लालचंद जी, यही सनातन है, यही भारत है, यही भारत है जो कि दिखाई पड़ता है अपने दिव्य रूप में, भव्य रूप में, विराट रूप में। और जो कि आपने जिक्र किया विनोद जी कि जो करोड़पति अरबपति होता है और जो साधारण से साधारण होता है, सबके मन में इच्छा होती है एक बार सब एक साथ रस्सी एक साथ, वही मैं कह रहा था कि सबके मन में इच्छा होती है, चाहे वो अरबपति हो, कि एक बार वो रस्सी को मुझे भी छूने का, हाथ लगाने का अवसर मिले। ये अपने आप में विराट है, दिव्य है, भव्य है, भारतीयता है, सनातन है, जिसकी झलक और ये आप अभी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी रहे थे। इस यात्रा के महत्व की बात अगर हम करें, जिस तरह से आपने कहा कि काफी ये इसकी जो जड़ें हैं वो काफी गहरी हैं, इसमें इस यात्रा में यह भी संदेश है। आज जैसे कि हम जानते हैं कि जो बातें होती हैं, अभी हमने कुछ दिनों पहले जो संगम था वहां पर हमने जो महाकुंभ में देखा कि कौन क्या है, कौन किस जाति का है, कहां से आया है, उसकी पहचान क्या है, कोई मायने नहीं रखती। वैसा ही स्वरूप इस रथ यात्रा में दिखाई पड़ता है कि देश विदेश से कौन किस बैकग्राउंड से है, कौन किस जाति से, कोई मायने नहीं रखता। वही चीज हमें दिखाई पड़ती है। लाल जी, जब आप इसको विराट संगम और विराट यात्रा कह रहे हैं, भारत एक यात्राओं का देश है। भारत में यात्रा की अपनी एक लंबी परंपरा रही है। आप ये देखें कि यात्रा के साथ में आप जगन्नाथपुरी की इस यात्रा को देखते हैं, आप अयोध्या में यात्रा देखते हैं, आप मथुरा वृंदावन में यात्रा देखते हैं, पंचकोसी 11 कोसी परिक्रमा की यात्रा देखते हैं। ऐसे अनगिनत तो यात्राएं हैं। ये यात्रा है क्या, इसे समझने की जरूरत है कि ये यात्रा है कि जीवन में आप एक साकार ब्रह्म के खोज में निकलते हैं और उसमें आपका अहंकार जो है, अपने स्व का जो है, वो पूरी तरह से परित्याग होता है। आज जगन्नाथ जी के इस यात्रा में आप ये देखिए कि पूरी यात्रा में जो लोग आए हुए हैं भक्ति के उस माहौल में,
अध्यात्म की चेतना को जगाने वाली इस यात्रा में आप ये देखिए उनके पास उनका कोई अहंकार नहीं है, बिल्कुल कोई स्व नहीं है, कोई इस बात का ये नहीं है कि मैं कौन हूं। वो सब कृष्णमय बना हुआ है, वो सब एक भीड़ का हिस्सा है, वो सब इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा अपने को मान के और भगवान जगन्नाथ के वो परिवार के रथ को खींचते हुए आगे बढ़ते हैं। ये निराकार जो ब्रह्म की बात आप कल्पना करते हैं, चेतना की बात आप कल्पना करते हैं, प्रकृति के साथ समन्वय की कल्पना करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जगन्नाथ जी के इस सालाना फेस्टिवल रथ यात्रा से बड़ा कोई फेस्टिवल इस देश में कोई होता होगा। इसका डुप्लीकेट करने की जो भी कोशिश करेंगे वो हास्यास्पद लगेगा। तभी तो विवाद भी बन जाता है। प्रसेनजीत दा, बीजेपी ने तो साफ तौर पर कहा है कि ये हम असली जो पुरी में जगन्नाथ मंदिर है उसका जो असली प्रसाद होता है उसका तो स्वरूप ही अलग होता है, वो प्रसाद हम पश्चिम बंगाल में घर घर लोगों को पहुंचाएंगे। और बीजेपी हमला बोलते हुए यहां तक भी बोल चुकी है कि ये तो चुनाव है तो इस तरह का कर रही है, चुनाव के बाद क्या पता वहीं दीघा में बगल में मस्जिद बनवाने लगेंगी ममता बनर्जी, ये भी बात बीजेपी कह रही है। तो बिल्कुल बीजेपी बख्शने के मूड में नहीं है। हाँ देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं एक छोटा सा ये कर दूं कि विनोद जैसे यात्रा की बात कर रहे थे और ये जो ज्योतिर्लिंग या पीठ या धाम, ये सब के पीछे ये यात्रा का, ये परिक्रमण का एक सोच है। मतलब आप 4 धाम यात्रा कर ले, हमारे देश में शंकराचार्य पूरे देश में ये जो सारे की सारे चीजें प्रतिष्ठा किए थे, वो एक लोगों को भगवान तक, और ये जो पुरी का रथ यात्रा है या जगन्नाथ देव का जो रथ यात्रा है, वहां पे भगवान भक्तों तक, लोगों तक पहुंचते हैं। स्वामी जी, जो स्वामी जी को सामने रख के हिंदुस्तान अभी आगे बढ़ने की कोशिश में है, वो स्वामी जी पैदल पूरे इस देश को इस तरह से परिक्रमा किए। स्वामी विवेकानंद, हाँ बिल्कुल जाहिर से है स्वामी जी, मतलब मैं स्वामी विवेकानंद का ही बात कर रहा हूँ। तो कोई ना कोई, सिर्फ स्वामी विवेकानंद नहीं, जब भी किसी महापुरुष की बात हम सुनते हैं, करते हैं, वो पूरे देश में यात्रा करते हैं, परिक्रमण करते हैं, और हमारी किसी भी जगह पर प्रदक्षिण करने की एक तरीका है। मतलब भक्त भगवान तक और भगवान भक्त तक आ जाए, ये दोनों के बीच में एक तालमेल है। बिल्कुल। अब इस तरह से अगर, जैसे मैं अपने बातों में बोल दिया बीच में, मैं इसमें थोड़ा सा अभी राजनीति ला रहा हूं, क्योंकि बंगाल में हिंदुओं का दुर्दशा ऐसा है, और 34 साल की कम्युनिस्ट ने ये हिंदू को तोड़ मरोड़ कर इस तरह से ऐसी स्थिति बना दिया है कि अब जहां पे मैंने बोला था कि अगर वेटिकन का कोई डुप्लीकेट हो सकता है क्या, मैं उससे आगे नहीं जा रहा। सवाल है, सही बात, मैं उसके आगे नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी इतना हिम्मत हिंदुस्तान पे रहकर ममता बनर्जी का है कि वो अपने आवाज उठाकर इस तरह से मैंने डुप्लीकेट धाम बनाया, और वही अभी तीर्थ स्थान बन गए। जिन उनका बाइट अपने चलाया, उन्होंने बोला कि वो तीर्थ स्थान बन गए। ये बोलने का औकात उनको मिल गया है, ये बोलने का साहस उनको मिल गया है। ये बंगाल के हिंदुओं को समझना चाहिए, देश के हिंदुओं को समझना चाहिए। बिल्कुल वही चीज समझाने की कोशिश मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कर रही है, और छोड़ने के मूड में भारतीय जनता पार्टी है भी नहीं फिलहाल, तो यही लग रहा है। शुक्रिया दादा जुड़ने के लिए आपका। और विनोद जी, आप हमारे साथ अभी बने रहिएगा, क्योंकि हम आज खास चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पर, कि उत्तर प्रदेश में एकदम कंट्रास्ट दिखाई पड़ता है। एक तरफ विकास की नए नए डेटा हैं, और दूसरी तरफ वापस उत्तर प्रदेश की राजनीति को जाति पर खींचने की पूरी कोशिश हो रही है। 2027 में वहां चुनाव भी है। करेंगे इस पर खास चर्चा खास मेहमान के साथ। अभी वक्त है ब्रेक का। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक जबरदस्त कंट्रास्ट दिखाई पड़ रहा है।
एक तरफ विकास के आंकड़े, दूसरी तरफ वापस जाति पर खींचने की कोशिश। यानी कि विकास और जाति के बीच की सियासत कितना बदला है पिछले कुछ सालों में योगी राज में उत्तर प्रदेश। बुनियादी सहूलियतों को लेकर आज उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो चुका है। विकास की तेज हुई रफ्तार ने समाज में विकास की ललक बढ़ाई भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि उत्तर प्रदेश ने अपनी पुरानी पहचान बदल ली है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी जातिवादी सियासत से मुक्त हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलों का परीक्षण किया गया, यह सीएम योगी ने कहा, और यह भी कहा कि अब यह मिसाइलें दुनिया के लिए भरोसेमंद बन गई हैं। ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलों के लिए सीईएल ने उपकरण उपलब्ध करवाए हैं। ये योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही है। मुख्यमंत्री ने 30 मेगावाट क्षमता वाले सीईएल ESDS ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला भी रखी, और साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को मिले हैं। इससे यह पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री गाजियाबाद में थे और वहां पर उन्होंने इन सब बातों का जिक्र किया। साथ ही अब इन दिनों क्या है कि उत्तर प्रदेश में सुर्खियों में एक घटना भी है, जिसमें यजमान और कथावाचक के बीच जो इटावा में विवाद हुआ है, उसको अब जातीय रंग देने की कोशिश हो रही है, क्योंकि कथावाचकों की जाति पूछे जाने और उनके साथ मारपीट किए जाने के बाद अहीर रेजिमेंट से जुड़े युवाओं ने गांव के बाहर प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता इसे पीडीए के साथ सदियों से चली आ रही उपेक्षा मानते हैं। और इतना ही नहीं, कथावाचक मुकुटमणि सिंह यादव को क्लीन चिट भी दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इटावा की घटना को लेकर हालांकि स्थानीय प्रशासन को फटकार लगाई है कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि इस मामले में जातीय उन्माद फैलाने की वजह क्या है। लेकिन यह तो बिल्कुल साफ है कि अखिलेश यादव और उनकी सपा इसको एक अवसर के तौर पर देख रही है। अखिलेश यादव खुद को कृष्ण का वंशज बताते हैं, लेकिन क्या भगवान कृष्ण इस तरह से अपनी बातों को जाति तक ले जाते थे, या भगवान श्री कृष्ण किसी जाति के हैं? खैर, इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी मिसाइलें टेस्ट की हुई हैं। जब वो गाजियाबाद में थे, उन्होंने ये बात कही थी। आज हर एक सेक्टर में जो कार्य हो रहे हैं, डिफेंस सेक्टर में प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के जो 2 नए सेक्टर देश के अंदर चिन्हित किए थे कार्य करने के लिए, उनमें उत्तर प्रदेश के अंदर भी और तमिलनाडु के अंदर भी 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर दिए थे। उत्तर प्रदेश के अंदर 6 नोड में हम इसको विकसित कर रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का राडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और नेवल स्टील्थ प्रणाली का प्रयोग, ये जो हम करते हैं, सीएल जैसे संस्थान ही उसमें ब्रह्मोस मिसाइल के लिए वहां पर उपलब्ध करवा रहे हैं। और अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण पाकिस्तान पर करके हम लोगों ने देखा भी है। मुझे लगता है ये दोनों मिसाइल, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में टेस्टेड है और दुनिया के लिए ट्रस्टेड बन चुके हैं। आपने उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर ये देखी जिसका जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए, वो तस्वीर जहां पर की राजनीति को ले जाने की कोशिश होती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा वाले सिर्फ जाति जाति फैला रहे हैं। लोग पीडीए के भी विरोधी हैं, क्योंकि पीडीए पीड़ा के एक सूत्र से बंधे लोग हैं। जितने भी पीडीए के लोग हैं, हम सब किसी न किसी एक पीड़ा से जुड़े हुए लोग हैं, एक दूसरे से बंधे लोग हैं। उनकी एकता और एकजुटता से व्यक्तिवादी नेगेटिव लोगों के लिए चुनौती बनकर के आती है। उनकी सदियों से चली आ रही सत्ता की सोच को
ये पीडीए की ताकत हिला रही है, इसलिए ये लोग नेगेटिव है। तो अखिलेश जी जो कुछ कह रहे थे उसको पढ़ करके सुना रहे थे, शायद लगता है लिख करके लाए थे और वही पढ़ के सुना रहे थे। इस मामले में एएसपी श्रीश चंद्र ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ इटावा की घटना में कार्रवाई चल रही है। के आधार पर थाना बकेवर में शिक्षण का धाराओं में अभी पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही साक्ष्य के क्रम में अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। साक्ष्य के अनुसार अग्रिम कार्रवाई करते हुए विवेचना का निस्तारण किया जाएगा। कुछ आरोप भी लगाए गए थे छेड़खानी वगैरह के, तो उनको लेकर क्या जानकारी? अभी तक तहरीर में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, फिर भी सभी बिंदुओं पर गहराई से छानबीन की जाए। तो ये दो प्रशासन की बात हुई। प्रशासन ये कह रहा है कि देखिए घटना घटी, घटना के बाद जब मामला संज्ञान में आया कार्रवाई चल रही है, गिरफ्तारी भी हुई है, गिरफ्तारी भी इस मामले में हुई है, दूसरे पक्ष ने भी एफआईआर कराए हैं, लेकिन राजनीति उससे ज्यादा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनंत विजय जी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत सर, अनंत सर आपका इस खास चर्चा में। और हमारे साथ अशोक यादव जी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार अशोक जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जिस समय हम ये बात कर रहे हैं, आप देखें कि क्यों इस तरह की एक घटना घटती है। ठीक है, इटावा में ये घटना घटी, घटना के बाद जो कुछ हुआ उस पर प्रशासन ने गिरफ्तारी भी की, संज्ञान लेकर के कार्रवाई की जा रही है, दूसरे पक्ष ने भी कुछ एफआईआर दर्ज करवाए हैं, यहां तक तो बात समझ में आती है, ऐसी घटना कहीं भी हो सकती है। लेकिन फिर इसको जातीय रंग दे करके, और उसके बाद अखिलेश यादव की हमने पूरी बाइट सुनवाई नहीं, उन्होंने तो यहां तक कहा कि इस मामले को डोनाल्ड ट्रंप भी देख रहे होंगे, है ना। इस तरह की इस चीज को वहां तक ले जाना, ये अपने आप में लगता नहीं है कि ये बिल्कुल एकदम प्लान्ड वे में, योजनाबद्ध तरीके से, और खास तौर पर चुनाव को 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए इसको खेला जा रहा है फुटबॉल बनाकर। लाल जी, अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान में बजट सेशन चल रहा था और वहाँ जो अपोजिशन के लीडर हैं, लोपी जिसको आप कहते हैं, वो लीडर बता रहे थे, पाकिस्तान के सीनेट में बता रहे थे कि आज यूपी का, उत्तर प्रदेश भारत के एक राज्य का जो बजट है जी, वो बजट पूरे पाकिस्तान का नहीं है जी। ये बात अगर पाकिस्तान के एक एलओपी अपोजिशन के लीडर जानते हैं कि आज का एक भारत का एक राज्य यूपी किस तरीके से अपने को समृद्धि के दौर में, विकास के दौर में आगे किया है, कि एक देश उससे पीछे है आज उत्तर प्रदेश से। बिल्कुल। और योगी आदित्यनाथ जब कह रहे थे कि तब आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि यहाँ के जो आकाश और अभी ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो पाकिस्तान में टेस्टेड है। आज का यूपी अपने डिफेंस कॉरिडोर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो वहाँ संस्थान है, वहाँ से बने हुए उपकरणों से ये मिसाइलें बनी है। तो आप सोचिए कि एक यूपी का डिस्कोर्स जो है पूरे देश और दुनिया में किस तरह का बन रहा है, और उसी यूपी को आप लाते हैं एक साधारण से घटना पे, आप एक जातीय उन्माद फैलाने की बात करते हैं। अब उस जातीय उन्माद में क्या है कि अभी आपकी पूरी कोशिश, पूरी समाजवादी पार्टी की ये पूरी कोशिश है कि इसको सीधे सीधे ब्राह्मण वर्सेस यादव किया जाए, और जो अखिलेश यादव पीडीए कर रहे थे, उस बात को वो अमली जामा पहना है। अब आप सोचने की बात है कि इस देश में आप ये देखिए लाखों हजारों कथावाचक हैं, किसका कौन जात पूछ रहा है? राम रहीम से लेके, आसाराम से लेके, भोलेनाथ से लेके, शोभन दास से लेके, कितने हजारों हजार इस तरह के हैं, इतिहास से लेके वर्तमान तक। हाँ, किसको कोई पूछने गया? जात न पूछो साधु की। जिसने भी संत का लिया, भेष लिया, साधु बना, सन्यासी बना, योगी बना, समाज ने उसको एक्सेप्ट किया। और समाज में यह परंपरा चलती रही है कि जो साधु है उसकी कोई जात नहीं है। लेकिन ये सोचे बगैर कि ये मुकुटमणि यादव जो भी कथावाचक थे और जो उनके यजमान थे, उनके बीच का जो कोई तकरार है, उनके बीच की जो कोई झड़प है, उसको सीधे सीधे आप जातीय उन्माद में कैसे फैला रहे हैं भाई? कि इटावा में पुलिस के थाने पे कार्रवाई हो रही है, घेराव हो रहा है, पत्थरबाजी हो रही है, ये उन्माद फैलाने की साजिश है। और ये साजिश
उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक में जातीय उन्माद फैला के उस सत्ता पे काबिज होने की आप कह सकते हैं कि एक बड़ी चाल है, जिसे भारत के लोगों को समझना चाहिए। बिल्कुल समझना चाहिए। और देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा विनोद जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से पहले बिहार में चुनाव होना है, तो तेजस्वी यादव ने वहां लपक लिया। कल ही इस बात का वहां पर जिक्र कर दिया तेजस्वी यादव ने। अशोक जी, ये बताइए, एक घटना घटती है, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, ठीक? गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई हो रही है, सब कुछ ठीक, सब कुछ जो है ये बिल्कुल एकदम जायज़ है। कोई भी समझदार आदमी ये समर्थन करेगा कि हाँ, इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए, जिसने की उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अशोक जी, जरा ये हमको और हमारे दर्शकों को समझाइए कि ये अगड़ा बनाम पिछड़ा, ब्राह्मण बनाम यादव, ये कैसे हो गया? लालचंद जी ने कर व्यवस्था पर टिप्पणी शुरू किया था, तो मैं भी उसी से शुरू करना चाहता हूँ। पर कैपिटा इनकम में एक लिस्ट जारी हुई है टॉप 50 देशों की, जिसमें हिंदुस्तान दूर दूर तक कहीं नहीं है, लगभग 140 के लमसम है। और जो सबसे लोएस्ट जो पर कैपिटा इनकम में देश है वो ग्रीस है, जिसकी पर कैपिटा इनकम 28,500 है। पर नहीं और सर, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर नहीं, उत्तर प्रदेश में जाति पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर आज की चर्चा नहीं है सर। उस पर भी आ रहा, उसी पर आइए, उसी पर। अरे विनोद जी को एक आईना दिखा दूं, विनोद जी को एक आईना दिखा दूं। हमारे देश की जानते हैं विनोद जी पर कैपिटा इनकम क्या है? कौन सी चर्चा करनी थी सर? 2800 है। और जो ग्रीस की है लोएस्ट जो पर कैपिटा इनकम जो 50वें नंबर पर है, ये डिस्कशन को पटरी से उतारने वाली बात है। 28,500 है। उस पर आइए, मुद्दे पर। ठीक है, मैं उस पे आ जाता हूँ, मुद्दे पर। हाँ, इटावा वाले घटने पे आ जाता हूँ। देखिए लालचंद जी, इस देश में या इस प्रदेश में जब से योगी सरकार सत्ता में आई है, डे वन से आप सिलसिलेवार देखते जाइए कि इस देश में किस तरह से प्रदेश में योगी सरकार मनवादी हिंदुत्व को थोपने का पूरा प्रयास कर रही है। मनवादी हिंदुत्व, वो हिंदुत्व नहीं है, मनवादी हिंदुत्व। और मनवादी हिंदुत्व के बारे में सबको पता क्या है, जो अगड़ा पिछड़ा छोटा बड़ा ये सब ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस टाइप का हिंदुत्व जो मनवादी हिंदुत्व है, ये इस प्रदेश में थोपने पर आमादा योगी सरकार है। आपको याद होगा जब सीएम हाउस खाली किए थे अखिलेश यादव जी, उस समय भी इस मनवादी हिंदुत्व का जीता जागता उदाहरण मिला था। उनके आवास को गंगा जल से शुद्ध किया गया था। और ये संदेश था पीडीए को कि पीडीए के लोग मुख्यमंत्री जी और उनके शासन की निगाह में अपवित्र माने जाते हैं। अभी विनोद जी कह रहे थे ना, कबीरदास कदवा की जाति पूछो साधु की। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा कि साधु की भी जाति होती है। और साधु के शासन प्रशासन में इतना बड़ा जातिवाद का नंगा नाच खेला जा रहा है कि इतना बड़ा जातिवाद का नंगा नाच तो मुझे नहीं पता उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी खेला गया है। आज बीजेपी के प्रवक्ता है नहीं, अच्छी बात है। आज बीजेपी के प्रवक्ता है नहीं, इसलिए मैं 2-3 बातें आपको कह देता हूं। गोरखपुर नाथ मंदिर के पुजारी दलित हैं। राम मंदिर में जो सबसे पहला ईंट रखा वो कामेश्वर चौपाल जी थे, किस समाज से हम सब जानते हैं, ठीक? आज जो राम मंदिर में हर दिन आरती होती है उसमें दलित पुजारी और पिछड़े वर्ग के पुजारी शामिल हैं। कैसे आपकी इन बातों को मान लिया जाए अशोक यादव जी? मैं बता रहा हूं, जो तथ्य और सत्य है वो तो बिल्कुल अलग है। लालचंद जी, मैंने जो एग्जांपल दिया गलत दिया क्या? सीएम हाउस को गंगा जल से नहीं धुलवाया गया था? मैंने कहा बीजेपी के प्रवक्ता आज नहीं है जो उस पर सफाई दें आपको, यहाँ पे सीनियर लोग हैं। लेकिन ये सामान्य, मैं फिलहाल अपने कॉमन सेंस से समझता हूं। जब कभी हम कहीं पर भी अपना छोटा सा भी गृह प्रवेश करते हैं ना अशोक जी, आप भी अगर कहीं करते हैं ना, तो विधिवत पूजा पाठ करके और उसके बाद वहां पर आप शिफ्ट होते हैं। अगर इस तरह का किया होगा तो इसमें कौन सा अपराध हो गया, बताइए? देखिए, सबका परसेप्शन अलग अलग है जी। आप उनके माइंडसेट को आप कैसे जानते हैं? उनका माइंडसेट क्या है? तो हम लोग मैंने एक संभावना सिर्फ फेंक दी, मैंने एक संभावना सिर्फ बताई थी। ठीक है, ठीक है, ठीक। दूसरी चीज लालचंद जी, देखिए दत्तात्रेय होश बोले, मैं ये जो इटावा की घटना पर ही जा रहा हूं। इटावा घटना क्यों होती है ये मानस रुकिएगा, आपके पास मैं लौटता हूं, तब तक अनंत विजय सर हमारे साथ हैं। अनंत विजय सर, मैं एक बात देखता हूं कि एक बड़ी जबरदस्त नैरेटिव, अगर आप किसी को कहें ना कि पुजारी, हाँ पंडित, तो आपको लगेगा पुजारी मतलब या साधु मतलब ऋषि मतलब ब्राह्मण है, शासक राजा मतलब क्षत्रिय। ना इतिहास, ना वर्तमान और ना बाकी चीजें इस बात की गवाही हैं कि पुजारी और पंडित का मतलब और साधु का मतलब सिर्फ ब्राह्मण। क्योंकि इतिहास में बड़े बड़े ऐसे नाम हुए हैं जो दूसरी जाति के दूसरे वर्ग के हुए हैं और वो बड़े साधु और नामचीन हुए और उनको मान्यता है।
ठीक उसी तरह से शासक वर्गों में राजा हो, वो कोई क्षत्रिय के अलावा कितने ऐसे हैं जो दूसरी जातियों से, दूसरे वर्गों के हैं। लेकिन ये जो नैरेटिव शुरू से चलाई गई है, उसी का प्रकटीकरण हम उत्तर प्रदेश में अनंत सर देख रहे हैं कि अखिलेश यादव इसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति के कारण ऐसा हो रहा है लालचंद जी। और राजनीति भी एक ऐसी हो रही है, मैं क्या बताऊं आपको, जब ये मामला किसी भी जाति से और चोटी काटने से, कोई कह रहा है कि चोटी काट ले, उनसे ये पूछो कि चोटी का महत्व क्या है, तो उन्हें नहीं मालूम होगा कि चोटी का महत्व क्या होता है। खैर छोड़िए, उन बातों पर नहीं जाते क्योंकि सनातन से उनका कोई लेना देना नहीं है। सवाल इस बात का उठता है कि क्या उमा भारती की जाति कभी बताई गई? स्वामी चिन्मयानंद की जाति कभी बताई गई? साध्वी रितंबरा की जाति कभी बताई गई? निरंजन ज्योति जी की जाति कभी बताई गई? साक्षी महाराज की जाति कभी बताई गई या पूछी गई? चलिए छोड़ देता हूं मैं राजनीति के लोगों को। क्या आपको पता है कि मुरारी बापू की जाति क्या है? क्या हमें पता है कि स्वामी रामदेव की जाति क्या है? तो जब संत हो जाता है तो वो जाति उसकी खत्म हो जाती है। लेकिन जब संत नहीं होते तो वो राजनीति जब संतत्व में घुसने का प्रयास करती है तो यादव, कुर्मी, कोयली, ब्राह्मण ये सब तलाश करने लगती है। और जिस प्रकार से इटावा की घटना हुई, क्या किसी संत के 2 आधार कार्ड हो सकते हैं? क्या किसी संत की सभा में महिलाओं के साथ बदतमीजी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। बाकायदा एफआईआर लिखवाई गई है इस बारे में। मैं सिर्फ लालचंद जी आपके सामने और आपके 2 विद्वान प्रवक्ताओं के सामने, 2 विद्वान वक्ताओं के सामने ये प्रश्न रखना चाहता हूं कि भारत में कब से संतों की जाति होने लगी? मुकुटमणि जी किस जाति के थे? ये तो जब समाजवादी पार्टी के लोगों ने बताया कि वो यादव थे तब लोगों को पता चला। सवाल इस बात का नहीं है कि आप संतों को लेकर राजनीति करें, आप करिए, आप स्वतंत्र हैं। क्योंकि हिंदू मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने 5-6 दिन पहले एक बहुत अच्छी बात कही कि उत्तर प्रदेश को जातीय संघर्ष में झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। अगर उस बयान के आईने में आप पूरी घटना को देखेंगे और जिस प्रकार से मुझे, अभी मैं दिल्ली से बाहर हूं, कल मैं कहीं टीवी चैनल पर देख रहा था कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की तेज प्रताप जी से या तेजस्वी जी से किसी से वीडियो कॉल हुई है इस बारे में लेकर, और उसके बाद ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, वो वीडियो कॉल वाला स्क्रीनशॉट वायरल है, वो वीडियो वायरल भी है जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक साधु को आप यादव में रिड्यूस करके मुकुटमणि जी का ये अपमान तो आप कर रहे हैं जी। आपको पता ही नहीं है कि उसकी चोटी का महत्व क्या है। बिल्कुल, इन तमाम चीजों को अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक जो समीकरण बनता है मुस्लिम और यादवों का, उसको मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय जनता दल से पूरी तरह से प्रेरित। विनोद जी, अभी अनंत सर ने वर्तमान के ना जाने कितने नाम गिना दिए, उमा भारती, साध्वी रितंबरा, साध्वी निरंजन ज्योति, ऐसे आप चाहें तो दर्जनों नाम गिना सकते हैं। और ये तो वर्तमान के हुए, इतिहास से ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से इसको एक कार्ड बना करके खेला जा रहा है, ये कहीं ना कहीं विनोद जी आपको लगता नहीं कि जो विकास की चमक दमक उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रही है, उसके बरक्स, उसके ठीक सामने इसका एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश, ताकि कम से कम राजनीतिक दौड़ में, चुनावी दौड़ में हम भी कहीं ना कहीं बने रहें। लाल जी, मैं अभी अशोक जी का सुन रहा था। अशोक जी, जिस इंडेक्स की बात कर रहे थे आप, उसी तरह का इंडेक्स अभी आया था, हंगर इंडेक्स। उस हंगर इंडेक्स में इंडिया को, भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे रखा गया था। तो क्या आप उस इंडेक्स को मान लेंगे? ये इंडेक्स, जो भी लोग इंडेक्स बनाते हैं, क्या आपने पूछा कि भारत में कितने लोगों का उसने सर्वे किया था जो 80 करोड़ देश के देशवासियों को अभी पिछले कई सालों से, पिछले 4-5 सालों से मुफ्त राशन दिया जा रहा है? क्या भारत में आपके आसपास कभी आपने देखा कि लोग भूख से मर गए हों या उन्हें अनाज नहीं मिला हो? पहले होता था। आप नैरेटिव्स जब गढ़ते हैं, आज की तारीख में उसी नैरेटिव्स को लीजिए। आप जब पीडीए कहते हैं तो कभी तो आप किसी मजलिस में, किसी सभा में कहते हैं पीडीए माने पिछड़ा दलित आगरा भी होता है, और कभी कहते हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक होता है। तो ये सब चीजें जिस समाज के बीच में आप बना रहे हैं, उस नैरेटिव्स को लोग देख रहे हैं। इस नैरेटिव का एक चीज देखिए, अभी थोड़े दिन पहले जनरल इलेक्शन से पहले आपने
पूरी पार्टी ने नैरेटिव बनाया था कि यहाँ योगी के राज्य में, आदित्यनाथ योगी के राज्य में राजपूतों का वर्चस्व है, ब्राह्मणों को दरकिनार करा दिया गया है। खूब चला समाजवादी पार्टी की तरफ से ये नैरेटिव, खूब आपने फैलाया। उस समय में राजपूत वर्सेस ब्राह्मण कर दिए। अब जो है ये आपको लग रहा है कि अभी बिहार का इलेक्शन है और आने वाले टाइम में यूपी का इलेक्शन है, तो आपने ब्राह्मण वर्सेस ये बना यादव कर दिया। आप ये समझिए कि आज की तारीख में हम एक आम दर्शक की तरह कहते हैं, यूपी में चलने वाली जितनी गाड़ियां हैं अभी, उसके झंडे देख लीजिए, मैक्सिमम आपको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की और वर्कर्स के लेके पदाधिकारियों के मिलेंगे जी। ये आप पीडीए पिछड़ा दलित करते हैं, शोभा नहीं देता है इस नैरेटिव में। आपको लोग देख रहा है कि आपकी हनक जो है पूरे यूपी में देख लीजिए, समाजवादी पार्टी की जो हनक है और वो कार्यकर्ता जिस हनक से बात करते हैं, थाने को आपने इटावा में घेर लिया और बड़ी देर तक आप उसने पूरे थाने को एक तरह से कैप बना के रखा हुआ था। जबकि तो क्या आप ये जातीय उन्माद में आप एक सामंती राज बात करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि ब्राह्मण वर्सेस यादव का ये है। आप कहां से देख रहे हैं, किस जाति को देख रहे हैं, दूसरे जाति को इस सड़क पे इतना उन्माद करते हुए? ठीक है, अशोक जी की बात उस समय अधूरी रह गई थी। अशोक जी बात पूरी कीजिए अपनी। नहीं, देखिए, सॉरी मेरा नेटवर्क चला गया था। देखिए, विनोद जी ने भी कहा उन्माद करते हुए, आपको उन्माद अगर देखना हो विनोद जी, तो आगरा के सड़कों पर जहां पे करणी सेना वाले तलवार और जेसीबी और बंदूकें लहराते हुए मुख्यमंत्री, वो भी गलत था। बगल में जनसभा चल रही थी, मुख्यमंत्री जी की सभा बगल में चल रही थी लालचंद जी, मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर की पेरीफेरी में, और वहां पे इस तरह की हजारों लोगों के हाथों में तलवार और बंदूकें लहराते हुए देखा आपने? वो उन्माद आपको नहीं दिखा? वो उन्माद आपको देखना चाहिए। वो भी गलत था। कि घर पे हमला करने के लिए एक करणी सेना के गुंडे किस तरह से उनको खुली छूट दे दी होगी सरकार ने, तो ये उन्माद आपको देखने की जरूरत है। तो आप ऐसे उन्माद देखिए, आपको सड़कों पर अभी 22 तारीख दोनों देख लीजिए सर, दोनों, किसी एक को छोड़िए नहीं, दोनों देख लीजिए। लालचंद जी अभी आनंद विजय जी ने कहा कि जातीय क्लैश, जातीय टकराव, आपको याद होगा इस बात को सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा, माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 70,000 जो शिक्षक भर्ती वाले कांड में केस में कितने ज्यादा आरक्षक जाति देख करके आप ही बताइए, चुनी हुई सरकार जिसके मुखिया साधु हैं, जिनको अभी कहा जा रहा है कि साधु कोई जाति नहीं होती, लेकिन उन्हीं की सरकार में, उन्हीं की आंख के नीचे, उन्हीं के संगठन में जाति देख करके आरक्षण लूटा गया कि नहीं लूटा गया? जाति देख करके उसके बाद आप कह रहे हैं जाति संघर्ष करवा रहे हैं अखिलेश यादव, क्या बात कर रहे हैं? जातियों के आधार पर आरक्षण लूट रहे हैं आप, जातियों के आधार पर उत्पीड़न कर रहे हैं आप, जातियों के आधार पर दलितों की बारात रोकी जा रही है आपके लोगों के द्वारा, जातियों के आधार पर सब उड़े जा रहे हैं, मूत्र छिड़काव किया जा रहा है, जातियों के आधार पर ही जमीन भी कब्जा होता था, जातियों के आधार पर ही जमीन भी कब्जा किया जाता था, बताइए, या वो अपराधी थे? जाति टकराव सवाल ये उठता है कि जो इटावा में घटना हुई, उस घटना को निंदा करने की बजाय पूरा जो भाजपा और आरएसएस का इकोसिस्टम है उस घटना को जस्टिफाई करने में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो यहाँ पर उनका कोई प्रवक्ता है नहीं और मैंने किसी को जस्टिफाई करते हुए सुना नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है वो हम जानते हैं, किस तरह कार्रवाई के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वो हमने देखे सुने हैं। अशोक जी, मैं आपको अपडेट कर देता हूं, उसमें जो आरोपी हैं उसमें 3 उस पक्ष को भी अभी गिरफ्तारी हुई है, 3 आरोपी उधर भी बनाए गए हैं जी। और जो पत्थर चलाने वाले लोग थे उसमें भी 10 से 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सवाल ये है, आप जब नैरेटिव बनाते हैं तो गेस्ट हाउस कांड लोगों ने नहीं भूला है। बिल्कुल, एक बहन को, एक दलित बहन को बचाने वाला वहां भी ब्राह्मण द्विवेदी ही था। बार मायावती जी तो जिक्र करती हैं। आपका जो ये रहा है वो सामंती सोच, उसको लोगों ने नहीं भूला है। आप एक अलग तरीके से उसको जो राजनीति में पीडीए करके ब्राह्मण वर्सेस यादव का बना रहे हैं, आप मत कीजिए। इसलिए कह रहा हूं कि जब आप कहते हैं, एक तरफ कहते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं और दूसरी तरफ आप एक तरह से इस ब्राह्मण वर्सेस यादव बनाए हुए, बताइए कौन कृष्ण का वंशज होगा जो अपने सुदामा को इस तरह से गाली देगा? बिल्कुल, समय की कमी है इसलिए मैं इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अनंत सर, एक लाइन का कमेंट कर दीजिए, क्या ये कोशिश कामयाब होगी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक? छोटा सा कमेंट करके जाइए। मुझे लगता है कि बटोगे तो कटोगे।
इसको ध्यान में रखिए। और ये नैरेटिव जिस प्रकार से हरियाणा और महाराष्ट्र में चला और जनता को समझ में आ गई कि उनको जातिगत खांचे में बांटकर उनको बिखराने के प्रयास हो रहा है, इस राजनीति को जनता समझ चुकी है और अपराध को अपराध की तरह लेना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया, शुक्रिया सर, शुक्रिया जुड़ने के लिए आनंद सर, अशोक जी जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे केरल में पिनाराई विजयन सरकार ने भारत माता की तस्वीर और मूर्ति पर औपचारिक तौर पर अब आपत्ति दर्ज करा दी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता। और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं DD न्यूज पर। इस वक्त जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि अब बात करेंगे केरल की, जहां राजभवन में भारत माता पर सवाल, और वो भी केरल सरकार के द्वारा। केरल राजभवन के 2 कार्यक्रमों में वामपंथी सरकार के मंत्रियों के बायकॉट के बाद विजयन सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। कैबिनेट के इस फैसले में कहा गया है कि सरकार राजभवन में भारत माता की तस्वीर लगाने पर सहमत नहीं है। विजयन सरकार का मानना है कि सरकारी कार्यक्रमों में अन्य तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। केरल यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में इमरजेंसी के 50 साल पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर शामिल होने वाले थे। कार्यक्रम के आयोजक ने भारत माता की तस्वीर भी लगाई तो भारी विरोध का सामना करना पड़ा। सवाल यह है कि भारत माता को भारत में ही उनसे किसी को क्यों ऐतराज हो सकता है, लेकिन वजह सियासी है। इंडी गठबंधन के 2 सहयोगी CPM और कांग्रेस में इस बात को लेकर नूरा कुश्ती मची हुई है कि राज्य में अल्पसंख्यकों में उनकी छवि कैसी बन रही है। कांग्रेस पार्टी CPM सरकार पर RSS की खरीदी होने का आरोप लगाती रही है, तो वहीं CPM यही आरोप वापस कांग्रेस पर लगा देती है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार के मंत्री के कार्यक्रम से वॉकआउट क्या राजभवन का अपमान नहीं था? क्या भारत में भारत माता की तस्वीर लगाना अवैध है? मुस्लिम परस्ती के आरोप लगाकर बीजेपी ने CPM सरकार के इस रवैये की निंदा की है। उधर राजभवन ने भी एक बयान जारी कर कहा है कि भारत माता को हटाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। राजभवन ने राज्यपाल की मौजूदगी वाले कार्यक्रम से शिक्षा मंत्री के अचानक चले जाने को लेकर उनकी आलोचना भी की थी। सवाल यह है कि केरल के धर्म विशेष के लोगों का हमास के टॉप लीडर्स के पोस्टर लहराने का मामला केरल में सही है। हमास के टॉप लीडर्स का लाइव स्पीच सेक्युलर केरल में कांग्रेस और CPM को उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राजभवन में भारत माता की तस्वीर से इन्हें इतना परहेज है। बीजेपी ने इसे राज्य में देश विरोधी साजिश होने का आरोप लगाया है। इस मामले पर PFI और कट्टर मुस्लिम संगठनों के बढ़ते प्रभाव को बीजेपी एक खतरनाक सियासत का हिस्सा भी मानती है। और इस विवाद के बीच केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि क्या हम सही में लोकतंत्र में जी रहे हैं? Why there was opposition to speak? Is this an emergency, undeclared emergency in the country or in the state? If you are speaking something, you must allow everybody to speak. Listen to that. And if you have really some substance, counter that. But not allowing anybody to enter the hall, not allowing the governor also to enter the hall, is this a democracy? Are we really in the age of democracy or Indiraji's democracy? वहीं बीजेपी के नेता राजभवन ने कहा कि राज्यपाल उचित पर हैं और विजयन सरकार अनुचित कर रही है। अभी जो भारदांबा का चर्चा लाया है गवर्नर जी ने, वो एक्चुअली में बिल्कुल अनुचित है और इसका कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि भारदांबा एक कंसेप्ट है, वो जो है दिल में रखा हुआ एक कंसेप्ट है कि हमारा देश के प्रति
तो इस तरीके की हरकत से क्या होता है कि वो भी आरोप लगाता है, वो भी इज्जत देता है दिल से, मगर वो इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाला कार्रवाई है जो गवर्नर साहब ने अभी किया है। हमारे संवाददाता वेन्या जुड़ रहे हैं केरल से हमारे साथ इस पर बात करने के लिए, तिरुवनंतपुरम से। वेन्या, ये जो अब क्या मान लिया जाए कि विजयन सरकार, जो विजयन गवर्नमेंट है, उन्होंने बिल्कुल अब फॉर्मली ये कह दिया है कि वो उनको भारत माता की तस्वीर से आपत्ति है, ऑब्जेक्शन है, लेकिन जो राजभवन राज्यपाल है वो कह रहे हैं कि नहीं, हम इसे नहीं हटाएंगे। ये बिल्कुल साफ है, इट इज वेरी क्लियर नाउ। हाँ, ये बहुत दिन से केरला में ये चर्चा और विवाद हो रहे हैं, क्योंकि राजभवन ने और राज्यपाल ने एक निर्णय लिया है कि जो भी समारोह राजभवन में होगा और जो भी समारोह में राज्यपाल शामिल होंगे, उस समारोह में भारत माता का तस्वीर रखेंगे और उसमें पुष्पार्चना भी होंगे और लैम्प लाइटनिंग भी होंगे। बस इतना बोला है राज्यपाल ने। मगर केरल सरकार का प्रश्न ये है कि ये केरल सरकार का निर्णय ये है कि ये जो भारत माता राज्यपाल ने बोल रहे, वो भारत माता सेक्युलर नहीं है, वो सिर्फ हिंदू कम्युनिटी का है और वो सिर्फ आरएसएस का है। तो गवर्नमेंट को सेक्युलर होना है, इसलिए ये जो भारत माता है उसके धामे में है वो जो ऑरेंज कलर का वो झंडे है, तो वो मीन्स वो भगवा है, तो उसको हम नहीं मानेंगे, वो आरएसएस का है। तो इसलिए ये जो भी औद्योगिक समारोह होता है उसमें ये रखने के लिए हम तैयार नहीं है, और जो भी समारोह में राज्यपाल ने ये रखेगा हम उसमें शामिल नहीं होगा। तो ये इसके बारे में एक चिट्ठी भी लिखा है सरकार ने ऑफिशियल करके राजभवन को, और उसमें बोला है कि जो भी औद्योगिक समारोह में ये नहीं रखना है। मगर राज्यपाल ये निर्णय लिया है कि जो भी समारोह राजभवन में होगा उसमें भारत माता का तस्वीर रखेंगे और उसमें पुष्पार्चना भी होगे। उसके बाहर जो हो रहे उसमें तो ये लोग मीन्स राज्यपाल निर्णय नहीं लिया है, मगर ये बस एक तुष्टिकरण का राजनीति का खेल है। यहाँ केरला में जब ईद उल फितर का टाइम होता है तब पूरा जगह जो भी ऑफिशियल जगह होते हैं, भी कॉलेजेस होते हैं या कोई भी जगह होते हैं, वहाँ इफ्तार पार्टी होते रहता है। जब क्रिसमस का टाइम होता है तो उसका सेलिब्रेशन भी सारे जगह होता है, केक कटिंग होता है, उसका जो पार्टी वार्टी सब होते रहता है। मगर सिर्फ उस टाइम तो गवर्नमेंट को सेक्युलरिज्म का कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब राज्यपाल ने एक भारतांबा का तस्वीर रखा है तब ये सेक्युलरिज्म बोल के आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम सही ये बताया कि देखिए उस टाइम में तो किसी को दिक्कत नहीं होती कि पीछे में क्रिसमस ट्री लगी हुई है या कहीं पर उसका प्रतीक लगा हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा, राजनीति अपनी जगह, लेकिन हर एक देशभक्त ये जरूर कहेगा कि भारत माता की तस्वीर, वो चाहे किसी पार्टी का वोटर हो, भारत माता से उसको क्या आपत्ति हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया बिन्या जुड़ने के लिए और विस्तार से इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो हमारी संवाददाता बिन्या जुड़ी थी और इसके साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।